तो मैं अभी अभी धुरंधर देख के वापस आया और मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे पता चला कि पीकी ब्लाइंडर्स की एक फिल्म आ गई है। और सच कहूं, इसने मुझे सच में डरा दिया। जब ये शो पहली बार आया था, मैं इसका बहुत बड़ा फैन था। तो मैंने सोचा एक बार फिर से अपनी पुरानी फ्लैट कैप पहनूं और इस कहानी में गहराई से उतरूं, साथ ही उस असली इतिहास को भी समझूं जिस पर यह आधारित है। इसका नाम द इमॉर्टल मैन क्यों है, ये सीजन 6 से कैसे जुड़ता है, और सबसे जरूरी सवाल, एक बेहद डिप्रेस्ड टॉमी शेल्बी मुझसे बेहतर कैसे दिखता है। पीकी ब्लाइंडर्स के आदेश से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक शब्द से होती है, इंग्लैंड। यही है पीकी ब्लाइंडर्स की दुनिया। एक ऐसा देश जो हजार सालों में अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। साल है 1940। इंग्लैंड नाज़ी जर्मनी के साथ युद्ध में है। अमेरिका अभी तक इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ है और इंग्लैंड लगातार बमबारी झेल रहा है, जिसे द ब्लिट्स कहा जाता है। लेकिन टॉमी शेल्बी जैसे लोगों के लिए इससे भी खतरनाक एक और युद्ध चल रहा है, वो जो उसके अपने दिमाग के अंदर है। आखिरी बार हमने टॉमी शेल्बी को सीजन 6 के फिनाले में देखा था। साल था 2034। उसे ये यकीन दिला दिया गया था कि उसे एक लाइलाज बीमारी है। उसने अपने ही कजिन माइकल को मार दिया और फिर अकेले ही निकल पड़ा एक अनिश्चित भविष्य की ओर। यहाँ एक अजीब सी समानता है। सीजन 6 के अंत में और द इमॉर्टल मैन के अंत में दोनों जगह एक रोमानी वैगन को जलते हुए दिखाया गया है। एक टॉमी की पुरानी जिंदगी के अंत का प्रतीक है और दूसरा उसकी नई शुरुआत का। अब कहानी एक खतरनाक साजिश की ओर बढ़ती है। इंग्लिश बैंक नोट्स नकली बनाए जा रहे हैं। सैक्सन हाउजन नाम के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जो बर्लिन के उत्तर में स्थित है, जहां हजारों कैदियों को मार दिया गया था। इस पूरी साजिश के पीछे है एक आदमी, जॉन बेकेट, एक इंग्लिश फांसीवादी जो प्लान है इंग्लैंड को अंदर से तबाह करना। ये किरदार एक असली ब्रिटिश राजनेता पर आधारित है, जो ऑसवर्ल्ड मोस्ले की ब्रिटिश यूनियन ऑफ फैशिस्ट से जुड़ा हुआ था। फिल्म उसे ऑपरेशन बर्नार्ड से जोड़ती है, नाज़ियों की एक योजना जिसमें ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नकली नोटों से भरकर उसे अंदर से गिरा दिया जाए और बिना लड़ाई के युद्ध जीत लिया जाए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जॉन बेकेट खुद को विलन नहीं मानता, बल्कि फिल्म में टॉमी शेल्बी के साथ होने वाली उसकी गन फाइट के दौरान वो दावा करता है कि उसके इरादे अच्छे हैं। उसे लगता है कि उसका प्लान बिना खून खराबे के युद्ध खत्म कर सकता है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि इसका मतलब होगा इंग्लैंड का पूरी तरह सरेंडर करना। और जर्मनी के बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों से उसके रिश्ते ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर जर्मनी इंग्लैंड पर कब्जा कर लेता है तो उसका फायदा उसे ही होगा। फिल्म में एक बेहद दर्दनाक घटना भी दिखाई जाती है। बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री पर जर्मन बमबारी होती है, जिसमें 53 म्यूनिशन वर्कर्स की मौत हो जाती है। अगर आप फिल्म के एंड क्रेडिट्स ध्यान से देखें तो ये फिल्म उन्हीं के नाम समर्पित है। सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि ये मजदूर वहां रहने के लिए मजबूर नहीं थे। वो एयर रेड शेल्टर में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने रुकना चुना ताकि वो युद्ध के लिए हथियार बनाते रहें। ये फैक्ट्री स्मॉल हीथ में स्थित है, जहां से टॉमी शेल्बी आता है। और अब उसकी बहन एडा, जो अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी है, उसे ढूंढने आती है। लोग टॉमी को सुनना चाहते हैं, उन्हें उम्मीद चाहिए, उन्हें एक लीडर चाहिए। लेकिन टॉमी शेल्बी अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। वो खुद को दुनिया से और अपने परिवार से अलग कर चुका है। उसका घर बिखरा हुआ है और वो अपना ज्यादातर समय अकेले एक किताब लिखने में बिताता है। लेकिन सबसे बुरी बात, क्या वो अकेला नहीं है, क्योंकि टॉमी को सताते हैं उसके अतीत के साए। खासकर एक, उसकी बेटी रूबी, जिसकी मौत टीबी से हुई थी। फिर बात आती है उसके भाई आर्थर की, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि वो दी इमॉर्टल मैन की घटनाओं से 2 साल पहले, यानी 1938 में मर चुका है। यही असली वजह है कि टॉमी ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। सब लोग मानते हैं कि आर्थर ने आत्महत्या की थी। असल में उसने पहले भी सीजन 1 में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक सच्चाई जिसे टॉमी अपने अंदर दबा कर रखता है। टॉमी ने ही आर्थर को मार दिया था, एक शराबी झगड़े के दौरान, गुस्से में। वो ये बात एडा की लाश के पास कबूल करता है, जिसे जॉन बेकेट ने गोली मार दी होती है। टॉमी कहता है कि उसके पास एक मौका था अपने भाई को छोड़ देने का, लेकिन वो उससे आज़ाद होना चाहता था। यही अपराध बोध है जिसकी वजह से हम उसे फिल्म की शुरुआत में अकेलेपन में पाते हैं। टॉमी के गायब होने और उसके दूसरे बेटे चार्ली के नॉर्थ अफ्रीका में लड़ने के कारण अब पीकी ब्लाइंडर्स की कमान संभालता है ड्यूक शेल्बी। ड्यूक टॉमी और जेल्डा का नाजायज बेटा है। जेल्डा एक रोमांटिक महिला थी जिससे टॉमी युद्ध पर जाने से पहले मिला था। ड्यूक की पहचान है उसकी हिंसा। वो अपने पिता से कम नहीं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसके पास कोई नैतिकता नहीं है।
अपने देश के प्रति कोई वफादारी नहीं है और वो सिर्फ पैसे के लिए नाजियों के साथ काम करने को भी तैयार है। दुनिया को मेरी कोई परवाह नहीं और मुझे भी दुनिया की कोई परवाह नहीं। उसकी ये सोच उसकी परवरिश का नतीजा है। ड्यूक अपने पिता के बिना बड़ा हुआ और अब जब दोनों दोबारा मिले हैं, टॉमी फिर भी उसे छोड़कर अकेले गांव में जिंदगी बिता रहा है। ड्यूक की यही बेरुखी और देश के प्रति उदासीनता उसे जॉन बेकेट के लिए एक परफेक्ट आदमी बनाती है। जॉन ड्यूक को इंग्लैंड में नकली पैसे पहुंचाने के काम में लगा देता है। यहीं पर एंट्री होती है कालो की, जिसे क्वीन ऑफ द पामर जिप्सीज भी कहा जाता है। वो जेल्डा की जुड़वा बहन है और ड्यूक की मौसी। वो चाहती है कि टॉमी ड्यूक की मदद करे, क्योंकि उसे पता है कि ड्यूक गलत लोगों के साथ काम कर रहा है, और बदले में वो टॉमी को शांति दिलाने का वादा करती है। दूसरी तरफ जॉन बेकेट ड्यूक को आदेश देता है कि वो अपनी ही मौसी को मार दे, क्योंकि वो उसे मिलिट्री पुलिस के हवाले करने वाली है, फ्रंट लाइन के लिए बने हथियार चुराने के आरोप में। लेकिन जब सच में ये पल आता है, ड्यूक अपने ही खून को मार नहीं पाता। मैं अपने ही खून को नहीं मारूंगा। और फिर जॉन खुद ही एडा को मार देता है। यही मौत टॉमी और ड्यूक को एक साथ ले आती है और दोनों मिलकर जॉन को खत्म करने की योजना बनाते हैं, और उसके उस प्लान को भी जो इंग्लैंड को बर्बाद कर सकता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि कालो ड्यूक के साथ काम कर रही है। वो उसे एक गोली देती है जिस पर टॉमी का नाम लिखा है। उसने टॉमी से वादा किया था कि वो उसे शांति देगी और उसके लिए एक गोली ही काफी है। इससे ड्यूक को जिप्सी किंग बनने का मौका मिलेगा, जिसे कालो रॉम बैरो कहती है। वो कहती है कि उसकी माँ हमेशा यही चाहती थी, और वो यहां तक कहती हैं, हम दोनों मिलकर राज कर सकते हैं, जिससे साफ होता है कि उसकी नीयत उतनी साफ नहीं है जितनी वो दिखाती है। टॉमी जॉन को खत्म करने निकलने से पहले कालो का सामना करता है। वो बहाना बनाता है हाथ की रेखाएं देखने का, लेकिन असल में उसे पता होता है कि कालो की नीयत गलत है। रोमानी भाषा में उसका नाम ब्लैकबर्ड होता है, और उसकी आंटी पॉली हमेशा कहती थीं, अगर घर में ब्लैकबर्ड आए तो मौत पास होती है। कालो उसे बताती है कि आज रात दो में से एक चीज होगी, या तो ड्यूक उसे मारेगा या वो ड्यूक को मारेगा। अब इस आखिरी मिशन में किसका साथ कौन देगा, ये पूरी तरह अनिश्चित हो जाता है। प्लान 3 हिस्सों में बटा है। ड्यूक जॉन का भरोसा वापस जीतने की कोशिश करता है, हेडन स्टैग नहरों में विस्फोटकों से भरी नावें ले जाता है, और टॉमी पुराने अंडरग्राउंड टनल से वेयरहाउस में घुसता है। जॉन और उसके नाजी आदमी सोचते हैं कि वो टॉमी की नावों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो नावें विस्फोटकों से भरी हैं। धमाका होता है, जॉन के कई आदमी मारे जाते हैं और पीकी ब्लाइंडर्स हमला बोल देते हैं। इसी बीच जब टॉमी टनल से गुजरता है तो उसे अपने वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। वो और उसका भाई ट्रेंचेस में क्ले किकर्स थे, टनल खोदने वाले। उसे फिर से वही पल जीने पड़ते हैं जिन्होंने उसे आज का इंसान बनाया। दूसरी तरफ ड्यूक आखिरकार अपने पिता का साथ चुनता है और जॉन को धोखा देता है। उसने फैसला लेने के लिए सिक्का उछाला था, जिसमें उसे अपने पिता के खिलाफ जाना था, लेकिन वो अपने किस्मत के खिलाफ जाकर अपने पिता का साथ देता है। इसी दौरान टॉमी 350 मिलियन पाउंड के नकली नोटों को लैंडमाइन से उड़ा देता है और इस तरह हिटलर की योजना को खत्म कर देता है। अपनी योजना फेल होते देख जॉन भागता है और टॉमी के सामने आ जाता है। टॉमी को कई गोलियां लगती हैं, लेकिन वो जॉन के सिर में सीधी गोली मार देता है। फिर टॉमी अपने हाथ फैलाता है जैसे वो मरने के लिए तैयार हो और कार से टकराने वाला होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ड्यूक उसे बचा लेता है। मरते समय टॉमी खुद को एक घोड़ा कहता है। ये एक इशारा है कि उसका बेटा उसे दया मृत्यु दे, जैसे किसी जानवर को दी जाती है, और ड्यूक वही करता है। एक दया के भाव से वो अपने ही पिता को मार देता है, और इस तरह कालों का वादा पूरा होता है और टॉमी की पीड़ा खत्म हो जाती है। पीकी ब्लाइंडर्स की परंपरा रही है कि जिस व्यक्ति को मारना हो उसका नाम गोली पर लिखा जाता है। टॉमी को पहले से अंदाजा था कि या तो वो मरेगा या ड्यूक, इसलिए उसे समझ आ गया था कि ड्यूक के पास उसके नाम वाली गोली होगी, इसलिए वो कहता है उसी गोली से करना। टॉमी की आखिरी लाइन वही होती है जो उसके भाई आर्थर की कब्र पर लिखी होती है, इन द ब्लीक मिडविंटर। यही वो गाना था जो टॉमी और आर्थर ने दुश्मन की लाइनों के नीचे फंसे होने के दौरान गाया था, जब वो मरने का इंतजार कर रहे थे। वो उस वक्त बच गए थे, लेकिन अब ये लाइन मौत का प्रतीक बन चुकी है और टॉमी के आखिरी शब्दों के लिए एकदम सही है। टॉमी की मौत के बाद जॉनी ड्यूक को रॉम बैरो यानी नया जिप्सी किंग घोषित करता है। बाकी बचे नकली नोट इकट्ठा कर जला दिए जाते हैं, और फिर हम पहुंचते हैं टॉमी के अंतिम संस्कार के दिन पर। कालो टॉमी की लिखी हुई किताब लेती है,
जिसका नाम है द इमॉर्टल मैन। यही इस फिल्म का नाम भी है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि टॉमी अपने आसपास लगभग सभी लोगों से ज्यादा जी चुका है। उसके अंतिम संस्कार के दौरान हम उन सभी लोगों की तस्वीरें देखते हैं जिन्हें उसने खो दिया। उसकी पत्नी ग्रेस, आंटी पॉली और उसके भाई आर्थर और जॉन। अब उसकी यादें उसकी किताब के जरिए अमर हो जाएंगी, और आखिरी बार हम देखते हैं कि कालो वो किताब ड्यूक को दे देती है। लेकिन टॉमी सिर्फ किताब में ही अमर नहीं होगा, वो अपने परिवार और अपनी विरासत के जरिए भी जिंदा रहेगा। यही है द इमॉर्टल मैन का असली मतलब, एक गहरा और कई परतों वाला अर्थ। फिल्म का अंत होता है जब दिन ढलकर रात में बदल जाता है। जलता हुआ वैगन धीरे धीरे राख में बदल जाता है, और इसी के साथ थॉमस शेल्बी की कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको द इमॉर्टल मैन कैसी लगी? अपने विचार और थ्योरीज नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।